नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में और इसका कंपैरिजन करेंगे हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश का हाल फिलहाल काफ़ी गर्म है। रिसेंट प्रोटेस्ट और सिविल अनरेस्ट ने देश को हिलाकर रख दिया है। शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और अब वो इंडिया में हैं। यह सब शुरू हुआ कोटा सिस्टम के वापस आने से, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स में 30% रिजर्वेशन दिया गया था 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के वेटेरियंस की फैमिलीज को। तो इस डिसीजन ने स्टूडेंट्स और यूथ को सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया और जो है प्रोटेस्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो गए। प्रोटेस्ट जो है बहुत वायलेंट हो गए। रिपोर्ट्स के हिसाब से अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं। लॉ एनफोर्समेंट ने लाइव एम्यूनिशन तक यूज किया है। मतलब काफी सारे लोगों को जो है गोलियां चलाई गई हैं, कर्फ्यूज लगाए गए हैं और इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज भी डिस्टर्ब की गई हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन भी इस अनरेस्ट को फ्यूल कर रही है। कोविड 19 के बाद से ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज ने ऐसे सिचुएशंस में रिडक्शन ने देश को मुसीबत में डाल दिया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स रहा है, जितने भी प्रोटेस्ट हैं इन सब को लेके, तो ये बहुत ही बेकार रहा है। और यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, जो शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है, वो लोगों पे गोली चलवाती है और जो अपोनेंट्स हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, उनको जेल में डलवाती है और ना जाने कितने लोग जो है मारे जाते हैं। और इसका आउटकम ये रहता है कि शेख हसीना को रिज़ाइन करना पड़ा और जो है वहाँ पे मिलिट्री ने ओवरऑल कंट्रोल ले लिया और शेख हसीना जो है इंडिया भाग चुकी हैं। तो अब हम देख लेते हैं कंपैरिज़न बाकी अदर कंट्रीज़ से। पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में भी हमें रिसेंट ईयर्स में बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, जैसे कि सीएए, एनआरसी प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है हमें देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में। लेकिन यहाँ एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ने सिचुएशन को कंट्रोल में रखा है और बाकी जो चीज़ें हैं ज़्यादा ना बिगड़े उसके लिए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई एंड ऑल जितनी भी हमारी जाँच एजेंसीज़ हैं, उन सब ने यहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल में रखा है। बाकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी टाइम टू टाइम होते रहे हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी इंडिया को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और मिलिट्री इंटरवेंशन एक कॉमन फिनोमेना है। वहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि कैसे पॉलिटिकल लीडर्स को मिलिट्री ने डिस्प्लेस किया। पाकिस्तान में आज तक ना जाने कितनी बार जो है तख्ता-पलट हो चुका है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस भी कुछ कम नहीं है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की जब हम बात करें, तो वहाँ भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ के डेवलपमेंट को हिंडर करते हैं। लेकिन वहाँ के डेमोक्रेटिक प्रोसेस अब मैच्योर हो रहा है और स्टेबिलिटी आने की उम्मीद है। और श्रीलंका में तो हमने रिसेंट ईयर्स में ही देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हुई थी। तो आज बांग्लादेश श्रीलंका की ही कगार पे है। तो हम बात करते हैं श्रीलंका की। वहाँ हमने जो है रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो देखा ही था। फ्यूल और फूड की जो है शॉर्टेज हुई थी। लोग जो है सड़क पे आ गए थे। तो गवर्नमेंट ने आईएमएफ से हेल्प ली और कुछ रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए। लेकिन सिचुएशन अभी भी चैलेंजिंग है श्रीलंका के अंदर। तो दोस्तों ये थी एक कंपैरेटिव एनालिसिस बांग्लादेश और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ की। हर कंट्री ने अपनी यूनिक चैलेंजेस फेस की हैं और अलग तरीके से हैंडल किया है। बांग्लादेश के केस में अब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जा रही है और आर्मी ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ज़िम्मेदारी ली है। तो आपको ये ओवरऑल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताएँ कि आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन के बारे में। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।